हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट वाला पार्ट। तो प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सबसे पहले आपका कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। हम लोग बिल्कुल टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। मैक्सिमम वर्क जो रहता है उसका कंसेप्ट क्या है, मतलब ऐसा कौन सा फंडामेंटल उसके अंदर में इन्वॉल्व है कि हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा। सो हम लोग देखते हैं उस पार्ट को सबसे पहले। तो आपके टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मुझे ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन करना है ना, तो मुझे तो सबसे पहले बताना पड़ेगा अपोजिंग फोर्स को, क्योंकि अपोजिंग फोर्स के टर्म्स में ही मैं वर्क को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि आपका जो मैक्सिमम वर्क है ना, या जो भी आपका कंसेप्ट है ना वर्क का, जो भी आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ वर्क, वो डिपेंड करता है आपके अपोजिंग फोर्स के ऊपर में। मतलब आपके अपोजिंग फोर्स का नेचर कैसा है ना, उससे आपका डिसाइड होगा कि वर्क का नेचर कैसा रहेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। अगर आपकी यहाँ पे आपकी 3 कंडीशंस जनरेट होती है, 3 कंडीशंस। तो पहली कंडीशन जो आपकी जनरेट होती है वो ये होती है कि अगर आपका जो भी अपोजिंग फोर्स है ना, जो भी आपका अपोजिंग फोर्स है, अगर वो 0 हो जाए। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि अगर आपका जो अपोजिंग फोर्स है ना वो मिनिमम रहे। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपका जो अपोजिंग फोर्स है ना वो मैक्सिमम रहे। देखो, बुक में खूब सारी लंबी चौड़ी सी कहानी दे रखी है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने के बाद अगर कंसेप्ट ही नहीं समझा तो क्या मतलब। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली इसको 3 वे में क्लासीफाई कर दिया, जिससे आपको ये वाली चीज़ एकदम आसानी से समझ में आएगी, एकदम बेस्ट और ईजियर फॉर्म में। राइट, तो पहली चीज़ ये है कि आपका जो भी वर्क है ना, वर्क का जो भी कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है अपोजिंग फोर्स के नेचर के ऊपर में। तो अपोजिंग फोर्स के नेचर में आपको 3 टाइप की कंडीशंस को देखने को मिलती है। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका अपोजिंग फोर्स 0 हो जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका अपोजिंग फोर्स मिनिमम रहे। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपका अपोजिंग फोर्स रहे मैक्सिमम। चलो, मुझे एक बात बताओ, अपोजिंग का उल्टा क्या होता है? ड्राइविंग। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको 2-3 वर्ड तो बार बार आंखों के सामने और कानों में घुसेंगे, वो रहेंगे अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स। तो मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि जो भी मेरा अपोजिंग फोर्स होता है ना, जो भी मेरा अपोजिंग फोर्स होता है उसी का उल्टा क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए ना, वो ये पता होना चाहिए कि आपका जो अपोजिंग फोर्स है ना, उसी का मतलब होता है आपका एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल, जो ऊपर से प्रेशर एक्सटर्नली आ रहा है, वही आपका अपोजिंग फोर्स है। अगर अपोजिंग फोर्स का उल्टा ड्राइविंग फोर्स होता है, अगर अपोजिंग फोर्स का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर होता है, तो ड्राइविंग फोर्स का मतलब कौन सा प्रेशर होगा? इंटरनल प्रेशर। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका अपोजिंग फोर्स है मिनिमम, तो आपका ड्राइव करने का फोर्स भी कैसा रहेगा? मिनिमम। मतलब कहना मुझे ये है कि आपका जो फोर्स रहेगा, आपका जो ड्राइव करने का फोर्स रहेगा, वो कैसा रहेगा? वो डिपेंड करेगा आपके अपोजिंग फोर्स के ऊपर में। अगर अपोजिंग फोर्स ही 0 है तो ड्राइव करने का फोर्स भी कैसा रहेगा? 0। तो आपने फर्स्ट कैटेगरी में ये देखा कि यहाँ पे आपका अपोजिंग फोर्स है 0। इसका मतलब आप लोग खुद सोचो कि अगर आपका अपोज करने वाला फोर्स ही 0 है तो आपका यहाँ पे जो वर्क रहेगा वो भी कैसा रहेगा? 0। वर्क रहेगा आपका 0। और ये रहता है आपका केस फ्री एक्सपांशन का, क्योंकि फ्री एक्सपांशन में आपका जो भी अपोजिंग फोर्स होता है, यानी कि जो भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है, वो भी कैसा होता है? 0। इसलिए आपका वर्क डन जो रहता है वो भी कैसा रहता है? 0। ठीक है, इसका मतलब
आपका जो कंसेप्ट है वर्क का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपोजिंग फोर्स के ऊपर में। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर अपोजिंग फोर्स 0 तो वर्क डन भी 0। अगर अपोजिंग फोर्स आपका मिनिमम रहता है तो आपका जो वर्क रहेगा वो भी कैसा रहेगा? मिनिमम। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा वर्क डन रहेगा ना वो भी मिनिमम रहेगा। कब? जब आपका अपोजिंग फोर्स भी मिनिमम रहेगा। तीसरे केस में अगर आपका अपोजिंग फोर्स जो है ना वो मैक्सिमम है, अगर अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम है ना तो जो भी आपका वर्क डन रहेगा ना, वर्क डन वो भी मैक्सिमम ही रहेगा। यानी कि मैंने यहाँ पे ये जाना कि अपोजिंग फोर्स जो होता है वही मेरा एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है वही मेरा इंटरनल प्रेशर होता है। जो भी आपका वर्क होता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अपोजिंग फोर्स के ऊपर में। और ये रहे उसके 3 कंडीशंस। अगर ये 0 तो ये भी 0, अगर ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, अगर ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। अब काम की बात ये है कि आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई अगर मैं मैक्सिमम वर्क पढ़ रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम वर्क क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक वर्क को पढ़ चुका हूँ। तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लेनी है कि आपने जो वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क पढ़ा है ना वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड रहेगा ओनली एट आइसोथर्मल कंडीशन। मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में ही आप प्रेशर वॉल्यूम टाइप के वर्क को लेते हो। बट अब यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज हो रही है। अगर कंडीशन चेंज होगी तो वर्क भी चेंज होगा। इसलिए अब हम लोग देखेंगे आपके एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क को। तो नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। तो मैंने यहाँ पे ये जाना, हमेशा आपको मैंने एक चीज़ तो बताई दी है, कभी भी अगर थर्मोडायनेमिक्स में आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ तो फिट कर ही लेनी है। आपको क्या करना है? आपको लेने का एक सिलेंडर, उसके अंदर भरने की एक गैस और लगाना क्या है? पिस्टन। वैसा ही करेंगे बिल्कुल। तो आपने यहाँ पे लिया है कंसिडर ए सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, कंसिडर ए सिलेंडर फिल्ड विथ आइडियल गैस, जिसके अंदर आप आइडियल गैस को फिल कर रहे हो। फिल्ड विथ n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। गैस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होता है आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस। हम लोग यहाँ पे आइडियल गैस को ले रहे हैं, मतलब एक ऐसी गैस जो सारे रूल्स को ओबे करती है। ठीक है, तो आपने एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर में भरी है गैस को, वो भी कैसी गैस? आइडियल गैस, जिसके मोल्स कितने हैं? n मोल्स। एंड फिटेड विथ, और आप उसको फिट कर रहे हो। फिटेड विथ, आपको तो पता ही है अगर सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाए तो फिट कैसे करते हैं? पिस्टन से। बट पिस्टन को डायरेक्टली नहीं लिखने का, उसके 3-4 अच्छे तारीफ कर देने का, जैसे कि रिमूवेबल, हाँ, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल, रिजिड पिस्टन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिजिड, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, तो पिस्टन के भी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की कि पिस्टन कैसे कैसे नेचर का है ना, तभी आपको बताना है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसको नहीं पता वो लोग लास्ट वाले क्लासेस को देख लो एक बार। इतना मैंने कर लिया। मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, कंसिडर द एक्सपांशन ऑफ गैस, कंसिडर एंड, ये चीज़ काम की है कि आप जो यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो ना, वो आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो एक्सपांशन ऑफ गैस। कंसिडर द एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। और आप कंसिडर कर रहे हो एक्सपांशन को फ्रॉम V1 वॉल्यूम, ये है आपका V1 वॉल्यूम, टू V2 वॉल्यूम। यहाँ से आप इसका एक्सपांशन करवा रहे हो। ठीक है, ठीक है। आपका जो प्रेशर है वो है P एक्सटर्नल। जो भी आपका प्रेशर रहेगा वो रहेगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल, और एक्सटर्नल प्रेशर रहता है आपका P एक्सटर्नल। ठीक है, इससे आपने उसको रिप्रेजेंट किया है। चलिए अब हम लोग कंसिडर करेंगे आपके सिलेंडर को। तो ये है आपका सिलेंडर जो आप ले रहे हो।
अब एकदम ध्यान से समझना है आपको ये वाली चीज़। मैंने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पिस्टन को लगाया है, ठीक है, ये है मेरा पिस्टन। ये है मेरा सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर है मैंने क्या डाली है, मैंने आपकी डाली है आइडियल गैस को, ठीक है। अब मुझे क्या कंसिडर करना है, मुझे कंसिडर करना है एक्सपांशन ऑफ गैस। अब मुझे बताओ एक्सपांशन ऑफ गैस मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो जो पिस्टन है वो कहाँ पे जाएगा, वो पिस्टन आपका जाएगा ऊपर। तो अब सुनो, ये पिस्टन आपका जाएगा ऊपर। फिर और एक्सपांशन होगा तो ये जो पिस्टन है ये आ जाएगा आपका और ऊपर। तो इस तरीके से आपके पिस्टन का मोशन जो है वो ऊपर हो रहा है, वो टॉप पर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे गैस का जो एक्सपांशन कंसिडर कर रहे हो, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो पिस्टन जो है वो ऊपर ऊपर मूव करते जाएगा, ठीक है। ये आपकी गैस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या जाना, सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे जानी कि यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस है ना, देखो ये सबसे काम की चीज़ है। यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस है ना, प्रोसेस वो आइसोथर्मल तो है, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस है मैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवा रही हूँ, इसलिए इस प्रोसेस का नाम आइसोथर्मल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपकी ये जो प्रोसेस है ना वो रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, ठीक है। अब देखेंगे कैसे। तो देखो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर्स किए होंगे तो मैंने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का उसके अंदर में डेफिनेशन बताया था, और मैंने ये बताया था कि जो भी आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना और जो भी आपका इंटरनल प्रेशर होता है ना, इंटरनल प्रेशर आपके हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा रहता है। वो भी कैसे ज़्यादा, इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर। याद है ना, मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, इसलिए वो चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन की थी, क्योंकि अब उसका यहाँ पे आपको पड़ रहा है यूज़। इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर मतलब हर एक स्टेज पे आपका जो इंटरनल प्रेशर है ना वो हमेशा रहेगा बड़ा देन द एक्सटर्नल प्रेशर। वो भी कितना बड़ा, इन्फिनिटेसिमली बड़ा, मतलब थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तभी जाके आपकी प्रोसेस हर स्टेज पे कैसी रहेगी, रिवर्सिबल। तो आप जो ये वाली चीज़ करवा रहे हो ना, आप जो ये कंसेप्ट निकाल रहे हो ना, आप जो ये एक्सप्रेशन निकाल रहे हो ना मैक्सिमम वर्क का, ये डिपेंडेंट है किस कंडीशन के ऊपर में, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। अगर आपको न्यूमेरिकल के या पेपर में किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखे कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, तभी जाके आपको ये वाला वर्क का एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, जो अभी हम डिराइव करेंगे। सबसे ज़्यादा काम के ये दोनों वर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम निकालेंगे उस चीज़ को, तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो भी आपका ये जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना, इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, जो बाहर से आ रहा है। और जो भी प्रेशर आपका अंदर से लग रहा है ना, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मेरा इंटरनल प्रेशर हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर से बड़ा रहेगा। तो जो भी आपका चेंजेस इन प्रेशर है, ठीक है, उसी का मतलब क्या रहेगा, P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल। मैंने इसको P इंटरनल पहले क्यों लिखा है, क्योंकि P इंटरनल कैसा है, बड़ा, और P एक्सटर्नल है छोटा। मैंने कैसा लिखा है, बड़ा माइनस छोटा। तो जो भी मेरा P एक्सटर्नल का वैल्यू है वो कैसा निकलेगा, वो निकलेगा P इंटरनल माइनस डेल्टा P। ये रहेगा आपके एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू। चलिए अब देखते हैं आगे। आप इस डेल्टा P को ऐसा भी लिख सकते हो, DP भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। डिपेंड करता है किस चेंज की आप बात कर रहे हो, बड़े चेंज की या छोटे चेंज की। चलिए अब हम लोगों ने एक चीज़ तो डिस्कस कर ली थी कि जो भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली आपने देखा था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। मैंने लिखा है माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। DV का मतलब ही क्या होता है, V2 माइनस V1, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है ना गैस का, वो है V1, और फाइनली जो वॉल्यूम आपने अटेन किया है वो है आपका V2, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है V2 माइनस V1। वैसे तो मुझे डेरिवेशन को नहीं कराना चाहिए,
बट क्या भरोसा पेपर में आ जाए स्टेट बोर्ड के, इसलिए मैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप करा दे रही हूँ, ठीक है, समझा के करा रही हूँ। चलो, इस P एक्सटर्नल को मैं क्या लिख सकती हूँ, P इंटरनल माइनस DP, तो मैं इसको लिख दूंगी, माइनस तो बाहर एज इट इज़ रहेगा, P इंटरनल माइनस DP, ठीक है, इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो, या आप डेल्टा V भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो आप इस चीज़ को डेल्टा V भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा माइनस P इंटरनल इंटू डेल्टा V, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डेल्टा P इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज, हाँ। अब आप मुझे एक बात बताना, यहाँ पे एक चीज़ है बड़ी, एक चीज़ है छोटी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आएगा। बट अगर मैं इस केस की बात करूँ तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका ये भी है छोटा, यहाँ पे आपका ये भी है छोटा, यहाँ पे आपके दोनों के दोनों हैं छोटे। अगर एक भी है छोटा दूसरा भी है छोटा, तो ओवरऑल छोटा इंटू छोटा क्या होता है, छोटा इंटू छोटा 0 के ही बराबर हो जाता है, इसलिए ये रहेगा आपका नेग्लिजिबल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि छोटा इंटू छोटा, ये रहेगा आपका नेग्लिजिबल, मतलब ही 0 के बराबर, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे वर्क का वैल्यू लिखूंगी माइनस P इंटरनल इंटू डेल्टा V, यही रहेगा मेरे वर्क का वैल्यू, ठीक है। ये निकल गया एक्सप्रेशन। अब हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो वर्क मुझे मिला है ना, ये वर्क है मेरा छोटा वाला वर्क, मतलब मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क का वैल्यू मिला है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क को निकालना है, मैक्सिमम वर्क, और मैक्सिमम मतलब भी आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क। लेकिन ये जो वर्क है ना, ये काफ़ी शॉर्ट इंटरवल के लिए एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है। अगर मुझे इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क से बड़ा वर्क चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। चलिए अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मैंने यहाँ पे ये जाना, अगर मैं दोनों साइड करवाती हूँ इंटीग्रेशन, तो ये जो आपका छोटा वाला वर्क है ना, ये इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा आपका माइनस बाहर, ये रहेगा आपका P इंटरनल इंटू DV, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि मेरा जो ये छोटा सा वर्क है, जब मैं इस छोटे से वर्क का इंटीग्रेशन करती हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है बड़े से वर्क में, मतलब ये रहेगा आपका मैक्सिमम वर्क का वैल्यू, ठीक है। अब देखेंगे आगे। आगे मुझे ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो मैं इंटीग्रेशन करवा रही हूँ ना, इसमें ये जो P इंटरनल है ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा आपका बाहर। तो अब ये जो इंटीग्रेशन रहेगा ये रहेगा ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और ये यहाँ पे इसकी जो भी लिमिट रहेंगी वो रहेंगी V1 से V2, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे इसके साइड में। अब देखना है आपको ध्यान से, मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा PV होता है, आइडियल गैस, मतलब एक ऐसी गैस जो सारे रूल्स को, लॉज को ओबे करती है, उसके लिए वैल्यू होता है PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना। तो जो भी P है, इस P को मैं कैसे लिख सकती हूँ, nRT अपॉन V के टर्म्स में, ठीक है। तो बस मैं इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा वर्क रहेगा उसी का वैल्यू रहेगा माइनस इस P इंटरनल के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसका वैल्यू रहेगा आपका nRT अपॉन V इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा V, यहाँ पे रहेगा आपका V1 से V2, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से आपने यहाँ पे ये देखा कि ये तो वर्क है, ये माइनस nRT तो आपका बाहर है, अब ये 1 अपॉन V अंदर चले जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V इंटू डेल्टा V V1 टू V2। फिर मैंने यहाँ पे ये जाना कि आपने शायद मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जो भी आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डेल्टा x होता है, आप उसको ln x बोलते हो। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि वर्क इज इक्वल्स टू माइनस nRT, इसको मैं क्या लिखूँगी, इसको मैं लिखूँगी ln v, ये रहेगा आपके V1 से V2। इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ माइनस nRT, है ना। इसको हम लोग लिमिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1,
मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस एक एक बार लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया है। ये वाली चीज़ आपने देखी भी होगी। अब हम लोग आगे देखेंगे। आपको ये भी बात अच्छे से पता है कि जो भी ln ऑफ m होता है माइनस ln ऑफ m होता है n, उसी का मतलब क्या होता है ln ऑफ n अपॉन m, है ना। ln ऑफ a मतलब आपने ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी होंगी तो आप ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ी होगी ना कि log ऑफ a अपॉन b का ही मतलब क्या होता है log a माइनस log b। ये स्कूल डेज में पढ़ा होगा, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। तो इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी ln ऑफ v2 अपॉन v1। ठीक है, ये हुआ मेरा पहला एक्सप्रेशन। अब सेकंड थिंग ये है, आपको ये भी अच्छे से पता है कि जो भी आपका ln होता है, अगर मुझे ln का कन्वर्शन log में करना है, log की बेस 10 में, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। तो अब मैं उसको 2.303 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, तो कर देंगे। तो आपके वर्क का वैल्यू आता है माइनस एन आर टी। देखते यहीं पे देख लेंगे इस साइड में, ठीक है। पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते आगे। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा वर्क रहेगा ना फाइनली, उस वर्क का वैल्यू रहेगा माइनस एन आर टी तो रहेगा, बट इस ln को अगर मैं log में कन्वर्ट कर दूँ तो मुझे काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। तो मैं लिखूँगी माइनस 2.303, ठीक है, एन आर टी log की बेस 10। अब इस ln के जगह पे क्या बन जाएगा, log की बेस 10 v2 अपॉन v1, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको अच्छे से पता है कि जो आपका बॉयल्स लॉ होता है ना, बॉयल्स लॉ, वो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि आपका प्रोसेस तो आइसोथर्मल भी है ना, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को। इसी का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे v2 अपॉन v1 को प्रेशर से रिप्लेस करना है तो देखना ज़रा ध्यान से, प्रेशर का इन्वर्स होता है वॉल्यूम। अगर ऊपर है v2 तो यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा p1 अपॉन में क्या आ जाएगा p2। आपको इसका क्या करने का है, उल्टा, ठीक है। तो मैं इस वर्क को ऐसा भी लिख सकती हूँ, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग की बेस 10 p1 अपॉन p2। मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन है मैक्सिमम वर्क निकालने के। ये वर्क भी है आपका मैक्सिमम वर्क, ये वर्क भी है आपका मैक्सिमम वर्क। बट ये वर्क को आप यूज़ कब करोगे, जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, तभी जाके आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका पहला एक्सप्रेशन जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा आपका सेकेंड एक्सप्रेशन। डायरेक्टली एक्सप्रेशन को रट्टा मत मारना, डेरिवेशन को भी पढ़ना, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के न्यूमेरिकल को। तो देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या देखा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी वो ये है कि अगर आपको पूछा जाए ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली, या आपको पूछा जाए प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, तो आप वर्क का जो फॉर्मूला यूज़ करोगे ना न्यूमेरिकल में, वो रहेगा वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू v2 माइनस v1। याद रखना है, क्योंकि आपको वर्क के फॉर्मूले तो आते हैं, बट आपको यही नहीं पता कि कौन से फॉर्मूले को कब यूज़ करने का है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, ध्यान से सुनना, सबसे काम की चीज़ बता रही हूँ, कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, या आपको पूछा जाए इन ए आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको ऐसे केस में जो वर्क का फॉर्मूला गिवन आपको जो यूज़ करना है वो रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर दिया जाए, इफ़ प्रेशर इज़ गिवन, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर दिया जाए तो आप वर्क का जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो रहेगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग की बेस 10 कंसनट्रेशन ऑफ P1 अपॉन P2। आपने यहाँ पे प्रेशर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपको प्रेशर ही गिवन है। चलो नेक्स्ट थिंग इसमें आ सकती है कि अगर आपको गिवन है वॉल्यूम, इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन, गिवन काय में रहेगा, इन क्वेश्चन,
इन क्वेश्चन, मतलब ये आपके न्यूमेरिकल में, तो आप यहाँ पे जो वर्क का फॉर्मूला यूज़ करोगे ना वो रहेगा -2.303 NRT log की बेस 10। इस P1 अपॉन P2 के जगह पे आप क्या लिख दोगे, V2 अपॉन V1, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। याद रखना है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। या फिर आपको पूछा जाए मैक्सिमम वर्क, तो फॉर्मूला यही यूज़ करोगे। अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन आ गई तो ये फॉर्मूला काम की चीज़ है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है आपका पेज नंबर 70 पे, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम नंबर 4.4 को। प्रॉब्लम 4.4, यहाँ पे आपको गिवन डेटा और टू फाइंड दे रखा है। गिवन डेटा और नेक्स्ट रहेगा आपका टू फाइंड। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करने का, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मोल्स कितने दे रखे हैं, 2 मोल्स आइडियल गैस के, एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, और यहाँ पे आपका हो रहा है एक्सपांशन। आगे पढ़ते, फ्रॉम 20 लीटर्स टू 30 लीटर्स। 20 लीटर्स आपका क्वेश्चन में पहले दे रखा है, इसलिए आपका V1 क्या रहेगा, 20 लीटर्स। आपका V2 जो रहेगा वो रहेगा 30 लीटर्स, क्योंकि वो दे रखा है क्वेश्चन में बाद में। जो पहले होता है दिया हुआ क्वेश्चन में वो रहता है V1, जो बाद में दिया होता है वो रहता है V2। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में मत लेना, हमेशा आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, बट जनरली एग्जामिनर केल्विन में ही देता है, ठीक है। आपको यहाँ पे R का भी वैल्यू दे रखा है 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, ठीक है। आपको यहाँ पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन। अब दिमाग में क्वेश्चन तो ये आता है कि चलो मुझे वर्क डन तो निकालते आता भी है, बट मुझे क्या पता कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वर्क डन निकालने के लिए। तो बस दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो, मैंने आपको सेंटेंसेस से पहचानना अभी सिखा दिया। यहाँ पे आपको दे रखा है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, इसका मतलब वर्क का कुछ ना कुछ दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो अब यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो दे रखी है ना, वो है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो मैंने अभी आपको एक चार्ट लिखा दिया है, और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में। तो आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो कौन सा वाला रहेगा, वॉल्यूम वाला। तो आपका फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू -2.303 NRT log की बेस 10, क्या रहेगा, V2 अपॉन V1। आपको सबसे पहले कन्फ्यूजन ये आता है कि ऊपर 1 था या नीचे 2 था। तो आपको याद रखना है, बस प्रेशर को याद कर लो कि प्रेशर में आपका P1 ऊपर होता है, P2 नीचे होता है, और प्रेशर का उल्टा क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में V2 ऊपर रहता है, V1 नीचे रहता है, ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहा, क्योंकि पेपर में याद नहीं आता है 3 घंटे में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को। -2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। R का वैल्यू कितना दे रखा है, 8.314, इनटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन में ही दिया है, याद रखना है। लॉग की बेस 10, V2 कितना है, 30, V1 कितना है, 20। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, वो ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दिया है, क्या मुझे इसको कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम लीटर की जगह ml में भी दिया है ना, तब भी कन्वर्ट नहीं करने का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने ये जाना कि ऊपर भी है लीटर, नीचे भी है लीटर, तो लीटर से लीटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। अगर आपको इस टाइप के फॉर्मूले में वॉल्यूम काय में भी दिया हो ना, तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है, कन्वर्शन करके अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा ना। आ जाओ इधर, आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2.303
इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग की बेस 10 3/2 मतलब 1.5। चलिए करते इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे ये जाना, इस 2.3 को मेरा अपना ही तरीका होता है करने का, तो मैं अपने तरीके से करूँगी अब। मेरा अपना तरीका ये होता है कि अगर मुझे कैलकुलेटर नहीं दिया जाए तो इस 2.303 को मैं 23 लिखूँगी, 23.0, ठीक है, इंटू 10 की पावर। मैंने एक डिजिट से इसको शिफ्ट किया है राइट साइड में, इसलिए मैं लिखूँगी -1। मेरा अपना तरीका ऐसा होता है। इंटू ये रहेगा आपका 2, इस 8.3 को मैं 80 लिखती हूँ, 8.0 लेती हूँ, क्योंकि मेरे को उससे मेरे कैलकुलेशंस ईजी लगते हैं और वैल्यू बराबर ही आता है, क्योंकि अपने पास कैलकुलेटर नहीं है ना। अब इस 300 को मैं पता है कैसे लिखती हूँ, 3.0 इंटू 10 की पावर। देखना इधर, ये है आपका 300 पॉइंट इधर है, मैंने इसको एक नंबर से इधर शिफ्ट करा है, एक नंबर से इधर शिफ्ट करा है, मैंने इसको 2 डिजिट से शिफ्ट करवाया है, इसलिए 10 की पावर 2 आएगा। लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करवाया है तो प्लस आएगा। मैंने इसके पहले एक लेक्चर पॉइंट शिफ्टिंग के कंसेप्ट पर भी लिया है, आपको 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में देखेंगे, देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने सब क्लियर करवा दिया है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। फिर मैंने यहाँ पे ये देखा कि लॉग की बेस 10 ये रहेगा आपका 1.5, ठीक है। अब देखना इसको, ये रहेगा आपका माइनस, ठीक है, 23 इंटू 2। तो मेरे पास कंसेप्ट ये है कि ये है आपका 23, ठीक है, ये है आपका 8 2 16 इंटू ये है आपका 3 इंटू 10 की पावर, ठीक है। अब देखना है ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे है +2, यहाँ पे है -1, तो आपका क्या बचा, +1 इंटू लॉग की बेस 10 1.5। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस चीज़ को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो उसका वैल्यू आएगा -2023 जूल्स। ये लॉग टेबल से भी निकाल सकते हो या मेरे वाले प्रीवियस ट्रिक से भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप इसको किलो जूल्स में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे, -2.023 किलो जूल्स, क्योंकि हमें पता होता है ना कन्वर्शन क्या होता है, देखो याद रखना है। आप मुझे एक बात बताओ, 1 kg मतलब कितना होता है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स होता है ना। उसी तरीके से 1 किलो जूल मतलब कितना जूल होगा, 1000 जूल, है कि नहीं, आसान कर लेना। वैसे 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है ना, तो 1 किलो जूल मतलब कितना जूल होगा, 1000 जूल। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। और एक और बात, यहाँ के न्यूमेरिकल से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आपको स्टेट बोर्ड के पेपर में देखने को मिलता है। तो आज का क्लास जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक तो यहाँ से 3 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, या तो यहाँ से 2 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा, मतलब आना ही है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेशंस पे भी थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने वर्क डन के कैलकुलेशंस को। अब हम लोगों का जो हमेशा का स्टाइल है कि जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स है, उससे पहले हम लोग देखते हैं सारे के सारे फॉर्मूलेस को, जो हम लोगों को उस न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। तो आप लोग जब भी इस वर्क के कैलकुलेशंस को करोगे ना, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने बुक के साइड में पार्टीशन बनाकर सारे के सारे फॉर्मूलेस को वहाँ लिख दो। एक बार आपने फॉर्मूलेस लिख दिया ना, तो आपको बहुत ईजियर जाएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा वो न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूलेस के सेशन के साथ। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाले क्लास में, वो था आपका वर्क। अगर आपको वर्क निकालना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क अगर आपको निकालना है, तो इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए आपका जो फॉर्मूला था वो था वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1। इस चीज़ को आप ऐसा भी बोल सकते हो, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये होता है आपका वर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला, और ये आपको तभी यूज़ करना है जब आपको प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, ठीक है। अब ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन आपको अगर पूछा जाए, मैक्सिमम वर्क डन, यह आपको पूछा जाए
इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो ऐसे केस में आपके पास में दो फॉर्मूलेज थे वर्क के, है ना। पहला फॉर्मूला जो आपका वर्क का था वो था -2.303 nRT log की बेस 10 P1/P2। सेकेंड फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है, वर्क इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log की बेस 10। यहाँ पे आपका P1/P2 आ रहा है और प्रेशर का उल्टा क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर P1/P2 आ रहा है तो आपका वॉल्यूम V2/V1 आएगा। ये रहेगा आपका मैक्सिमम वर्क, इसलिए मैंने इस W के नीचे मैक्सिमम का साइन लगाया है, ठीक है। ये वाली चीज़ें हम लोगों ने आपके लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कर ली थी। ये चीज़ें हमें बहुत बेस्ट तरीके से पता होनी चाहिए, इनके बिना हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। और मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि काम की चीज़ ये है कि फॉर्मूले से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत इजी है अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, दिमाग वहाँ पे आपको यूज़ करना है कि आपको वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है, उसमें आपको मेजर अपना दिमाग लगाना है। तो वो जो है उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि अगर ये सेंटेंस आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे आपको प्रेशर वॉल्यूम की जगह पे आइसोथर्मल प्रोसेस भी पूछा जा सकता है, आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली। और यहाँ पे आपका आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मल ही है। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अपना, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 70 का प्रॉब्लम 4.4, पेज नंबर 70 प्रॉब्लम 4.4। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा, फिर हम लोग लिखेंगे टू फाइंड। और हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपका न्यूमेरिकल को करने का फैशन बिल्कुल यही होना चाहिए, ठीक है ना। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब जो भी आपके आइडियल गैस है ना, नंबर ऑफ मोल्स है उसके 2, एंड मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली सबसे काम की चीज़ है, क्योंकि यही तो वो लाइन है जो हमें बताती है कि हमें वर्क का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का है। उसके बाद में आपको बोला गया फ्रॉम 20 लीटर्स टू 30 लीटर्स। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि 20 लीटर्स V1 है या 30 लीटर्स V1 है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी वैल्यू सबसे कम रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू आपका पहले आएगा वो रहेगा आपका V1, जो भी वैल्यू आपका क्वेश्चन में बाद में आएगा वो रहेगा आपका V2। यहाँ पे आपको 20 लीटर्स पहले आ रहा है, मतलब 20 लीटर्स आपका V1 रहेगा। उसके बाद में है 30 लीटर्स, 30 लीटर्स आपका V2 रहेगा, ठीक है। और आपको पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन निकालने का है, ठीक है। और आपको यहाँ पे R का भी वैल्यू दे रखा है 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, ये आपको R का वैल्यू दे रखा है। अब हम लोग को करना है अपने न्यूमेरिकल को। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मुझे वर्क डन निकालने का है तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। तो आ जाओ इधर, अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल आ जाए तो आपको ये दोनों वर्क का फॉर्मूला यूज़ करने का है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जाना, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैं फॉर्मूला ये वाला यूज़ करूँ या ये वाला यूज़ करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा यूज़ करना है। तो आप देखो, आपको इस डेटा में प्रेशर का वैल्यू कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगर मुझे इस वैल्यू में प्रेशर का वैल्यू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे V1 और V2 का वैल्यू देखना है, V1 और V2 का वैल्यू आपको गिवन है, इसका मतलब आपको V1 V2 वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऊपर 2 आएगा और नीचे 1, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। लिखते हैं हम लोग हमारे फॉर्मूले को।
आपके मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है यहाँ पे -2.303 nRT log की बेस 10 V2/V1, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे रखा है, फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए अब कैलकुलेशंस करते हैं। -2.303 एंड नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दे रखे 2, तो 2 इंटू आर का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है 8.314 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर देखते कितना दे रखा है आपको। टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 300 केल्विन। टेम्परेचर इज 300 केल्विन, ठीक है। तो 300 आपका टेम्परेचर है इंटू लॉग की बेस 10। यहाँ पे आपका क्या है V2 कितना है 30, V1 कितना है 20, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसल। अब हम लोग आगे देखेंगे -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग की बेस 10। 3/2 मतलब कितना होता है 1.5। आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग का वैल्यू देख ले सकते हैं आप लोग, लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जो मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बताया था वो भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। इसका वैल्यू होता है 0.1761, ठीक है। ये रहेगा आपका -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300। आपको ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग आंसर्स को निकाल सकते हैं। -2.023 ये आपका वैल्यू आएगा। ये वैल्यू आता है आपका किलो जूल्स में। आपके हाथ में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको वर्क किलो जूल में देने का या जूल में देने का है। जैसी आपकी इच्छा आप दे सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ पूछा जाता था कि वर्क इसी में दो, किलो जूल में ही दो, तो आपको वैसे देना पड़ता था, ठीक है। देखते हैं इसका वैल्यू। इसका जो ओवरऑल वैल्यू है ना आपका, वो आता है -2023 और ये था आपका जूल में। -2023 ये जूल में है, तो अगर मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं 3 डिजिट्स को इधर शिफ्ट कर दूँगी। इसलिए ये था आपका जूल और ये है आपका किलो जूल। तो ये दोनों रहे आपके वर्क के वैल्यूज़। कोई भी एक वैल्यूज़ को आप रिपोर्ट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका प्रॉब्लम नंबर 4.5, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 4.5, गिवन डेटा पहले और उसके बाद टू फाइंड। पढ़ते न्यूमेरिकल को। 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आपकी गैस है, वो भी आपको 22 ग्राम्स को दिया गया है, तो लिख देते हैं 22 ग्राम्स आपके CO2। ये रहा आपका मास। ये मुझे कैसे पता चलेगा मास है, क्योंकि इसका यूनिट क्या है ग्राम, और ग्राम किसका यूनिट होता है मास का। आर कॉम्प्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, बहुत काम की चीज़ है ये, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली लिखना है वहाँ पे उसको, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, यही आपको बताता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने का है हमको सॉल्व करने के लिए। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। साथ ही साथ फ्रॉम इनिशियल प्रेशर मतलब स्टार्टिंग वाला प्रेशर, तो ये रहेगा आपका P1। इसका वैल्यू दे रखा है 100 किलो पास्कल, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा जाए व्हेन द वर्क इज ऑब्टेन्ड एज, मतलब आपको यहाँ पे उसने वर्क का भी वैल्यू दे रखा है और उस वर्क का वैल्यू है 1.2 किलो जूल, ठीक है। और आपको पूछा गया है फाइंड द फाइनल प्रेशर। जो आपका फाइनल प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं P2, वो आपको कैलकुलेट करना है। P1 आपको दे रखा है इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को इस न्यूमेरिकल को करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे काम की चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे मेरा प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब भी मेरा प्रोसेस आइसोथर्मल या रिवर्सिबल आ जाए ना, तो मुझे इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ये आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है या ये वाला। तो आप न्यूमेरिकल में देखो, आपको अब यहाँ पे प्रेशर के वैल्यू दे रखे हैं, प्रेशर के,
इसका मतलब आपको इन दोनों में से प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज़ करने का है, जो कि है आपका ये वाला। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। लिखते हैं हमारे फॉर्मूले को हम लोग। मेरा फॉर्मूला कहता है वर्क इज इक्वल्स टू -2.303 NRT log की बेस 10 P1/P2, ठीक है। याद रखना है प्रेशर में 1/2 होता है, प्रेशर का उल्टा क्या होता है, वॉल्यूम। हमें यहाँ प्रेशर वाला यूज़ करना था, बट ध्यान से देखो यहाँ पे आपको R का वैल्यू चाहिए, वो आपको पता है, T भी पता है, P1 का वैल्यू पता है, P2 का वैल्यू आपको निकालना है, वर्क भी आपको दिया गया है। बट क्या आपको N का वैल्यू यहाँ दे रखा है? नहीं दिया है। N का वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दिया ही नहीं। इसका मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे N निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो जो आपकी सबसे पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो ये है कि जो भी आपका CO2 होता है, CO2, अगर मुझे इसका निकालना है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अगर मुझे निकालना है ना CO2 का, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन +2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन 1 है इसलिए कार्बन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इसलिए 2 इंटू ऑक्सीजन। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो 12 + 16 2 = 32, ये हो जाएगा आपका 44। ये आया है आपका 44 मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ये रहा आपका फर्स्ट कैलकुलेशन। सेकेंड ये है आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का ही मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का ही मतलब आपका N होता है। और N का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग इसलिए लगा रहे क्योंकि यहाँ पे हमें N का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और हमें क्वेश्चन में N का वैल्यू दिया नहीं गया है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे N का वैल्यू। चलिए, तो जो भी आपका N का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मास है, मास का वैल्यू कितना दे रखा है, मास है आपका 22 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दे रखा है, 44 ग्राम्स, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 44 कितना होता है, 22 2 = 44। तो ये रहेगा आपका मोल। इसी का मतलब जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो कितने आए, वो आए आपके 0.5 मोल्स। ये हुआ आपका पहला पार्ट। चलिए, अब नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है, आप लोग याद रखना इस चीज़ को। अगर ये चीज़ याद नहीं रहेंगी तो आप हमेशा कैलकुलेशन आपका रॉन्ग ही आएगा। तो जो काम की चीज़ है वो आपकी ये है कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने आपके साथ चालाकी किया है, उसने आपको वर्क किलो जूल में दे रखा है, और हम लोग क्या करते हैं, घाई गड़बड़ी में ये सब तो करते हैं, बट वर्क को किलो जूल में लेके सॉल्व कर लेते, और आंसर कैसा आता है फिर, गलत। तो आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर ने वर्क किलो जूल में दिया हो या कोई भी और यूनिट में दिया हो, आपको उसको सबसे पहले जूल में कन्वर्ट करना है। आपको वर्क को लेते वक्त यहाँ जूल का ही वैल्यू लेने का है, तभी जाके ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, ठीक है। अब देखो इधर, तो जो भी आपका वर्क है वो आपको कितना दे रखा है, 1.2 किलो जूल। मुझे इस चीज़ को कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो आप लोगों के लिए मैं एक ईजियर ट्रिक बताती हूँ। मुझे एक बात बताना, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। जब मैं कहीं पे लिखती हूँ 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम्स होता है। इसी तरीके से 1 किलो जूल अगर आ जाए, इसी का मतलब 1000 जूल हो जाएगा ना, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। 1 kg = 1000 ग्राम, तो 1 किलो जूल = 1000 जूल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.2 × 10⁻³ तो ये आपका कन्वर्ट काय में हो जाएगा, ये रहेगा आपका जूल में वैल्यू वर्क का। अगर आपको कन्वर्ट करने का है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा वर्क। अब हम लोग करेंगे ये साइड के कैलकुलेशंस को। अगर हम लोग इतना पार्ट नहीं करते तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए ना पेपर में तो वो आपको 3 मार्क के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन तो है ही, लेकिन साइड बाय साइड आपको साइड वाइज कैलकुलेशंस भी तो करने हैं ना।
चलिए करेंगे इसको। तो ये है आपका -2.303। एन का वैल्यू कितना आया है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, वो आए हैं 0.5 मोल्स, इंटू आर का वैल्यू कितना होता है 8.314। देखो कभी कभी आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाएगा, कभी कभी आपको आर का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में आएगा टी का वैल्यू, टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 298 केल्विन, इनटू केल्विन को हटा दो फिलहाल के लिए, लॉग की बेस 10, P1 अपॉन P2। P1 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 100 किलो पास्कल, और P2 आपको निकालना है। ठीक है, तो करेंगे। और आपको वर्क का भी वैल्यू यहाँ दे रखा है, तो वर्क का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, आप किलो जूल में नहीं लोगे, आपको वर्क का वैल्यू जूल में लेना है। जो वैल्यू आ रहा है आपका 1200। ठीक है, करेंगे आगे सॉल्व। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा 1200 रहेगा, 1200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2.303, या फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई तरीके से करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको मैं एज इट इज़ रखती हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। सबसे पहले आप इस पार्ट को कैलकुलेट कर लो, तो इस पार्ट को कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। तो आपका इसका वैल्यू आएगा 2852.9 इंटू लॉग की बेस 10 100 अपॉन P2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को मैं इसके नीचे रख दूंगी क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ निकालना है। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, लॉग की बेस 10 100 अपॉन P2। मैंने इसको एज इट इज़ रखा है, इस वैल्यू को मैं इसके नीचे लेकर चले जाऊँगी। देखो मैंने बस कुछ भी नहीं किया है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को राइट हैंड साइड में लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ लेके आ गए, इस चीज़ को इसके नीचे भेज दिया, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया। तो अब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है -0.4206, ये आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका लॉग की बेस 10 100 अपॉन P2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये है आपका लॉग, जब ये लॉग इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एंटी लॉग। तो आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा 100 अपॉन P2 इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -0.4206। आपको इसका एंटी लॉग का वैल्यू निकालने का है। ठीक है, आपका एंटी लॉग का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो फिर आप उस एंटी लॉग के वैल्यू से इस P2 का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 0.3797, ये वैल्यू रहेगा आपका 100 अपॉन P2 का। फिर आप P2 को इधर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को इसके नीचे लेके आएंगे, तो आपको यहाँ पे जो P2 का वैल्यू आता है वो कैलकुलेट करने के बाद आपको आएगा। ठीक है ना, 263.4 किलो पास्कल। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना वो ये है, यहाँ पे वैल्यू आपका जो भी आ रहा हो, काम की चीज़ एक और सुनना है, ये है प्रेशर और अपॉन प्रेशर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि मैंने वर्क को किलो जूल से जूल किया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में जूल में चाहिए था, तो मैंने इस किलो पास्कल को क्यों नहीं कन्वर्ट किया, दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेशर अपॉन प्रेशर ही तो है। तो अगर आपने ये प्रेशर का यूनिट जो भी लिया है ना, ये प्रेशर का यूनिट भी वही आएगा। आपको ये चीज़ को कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको वर्क किलो जूल में दिया था क्वेश्चन में, बट आपने उसको जूल में लिया और जूल में ही लेना है। बट यहाँ पे आपको प्रेशर जो है ना वो किलो पास्कल में दिया है, बट उसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर अपॉन में तो प्रेशर ही है ना। तो जो भी यूनिट यहाँ पे आता है वो अपने आप में क्या हो जाता है, कैंसिल। प्रेशर अपॉन प्रेशर है, इसीलिए आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपने यूनिट P1 का लिया था किलो पास्कल, वही यूनिट आपका P2 का आता है। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, 3 मार्क के लिए आता ही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाले न्यूमेरिकल को, इस पार्ट के वर्क डन के। तो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है आपका प्रॉब्लम नंबर 4.6, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 4.6, वहाँ पे भी रहेगा आपका गिवन डेटा और टू फाइंड। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 300 मिली मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 300 मिली मोल्स
तो ये आपका है नंबर ऑफ मोल्स, वो भी कितना दिया है 300 मिली मोल। ठीक है, अब मेरी बात तो ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको 300 मिली मोल दिया है, तो सच में बताना क्या आप क्वेश्चन में मिली मोल लेने वाले हो? नहीं, आपको तो मोल में लेना है ना। तो सबसे पहले आपको मिली मोल्स को मोल में कन्वर्ट करना है। जिनको यूनिट कन्वर्जन की प्रॉब्लम जाती है कि कैसे क्या यूनिट कन्वर्जन करने का है, तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट है बेसिक्स ऑफ यूनिट कन्वर्जन के नाम से, प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हो। सभी के लिए 11-12 के लिए, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देखो, क्योंकि ये चीज़ें ना हर जगह पे आएगी, हर जगह पे। 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक ही बार क्लियर कर लो ना अपना डाउट, तो हमेशा काम में आएगा। ठीक है, तो 300 मिली मोल, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे पहले। 300 मिली मोल है, जब भी मुझे मिली से नॉर्मल चीज़ की तरफ जाना है, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे मिलीलीटर हो, चाहे मिली मोल हो, है तो मिली ना। और मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3 मोल। तो इसको अगर मुझे लिखने का है तो मैं 0.3 मोल भी लिख सकती हूँ। ठीक है, देखेंगे आगे। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है ऑक्यूपाइज 13.7 DM3। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि ये वॉल्यूम है कि कुछ और है, बट यहाँ पे इसका यूनिट है DM3। और मुझे तो पता है कि DM3 का मतलब ही क्या होता है, लीटर। और लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो ये जो है ना, ये है आपके वॉल्यूम का वैल्यू 13.7 DM3। ठीक है, आगे देखते। टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, आपको पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन आपको निकालना है। अब ध्यान से देखना, आपको पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड अंटिल वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय। वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय मतलब आपको वर्क डन निकालना है when the gas is expanded until volume has increased by, when volume increased by 2.3 DM3। ठीक है, दूसरी चीज़ है कैलकुलेट दी वर्क डन। आपको सबसे पहले तो वर्क डन निकालना है when वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय दिस। पहली कंडीशन जो है वर्क डन की वो ये है कि आपको आइसोथर्मली अगेंस्ट एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोला गया है। आइसोथर्मली ओनली अगेंस्ट प्रेशर, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो वैल्यू आपको दे रखा है 0.3 बार। दूसरी चीज़ आपको वो पूछ रहा है वो ये है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। बहुत मस्त क्वेश्चन है, यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन आता है जनरली। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, डेटा चेंज करके आएगा थोड़ा सा। और तीसरा रहेगा आपको इनटू वैक्यूम। ठीक है, ये तीनों कैलकुलेशंस आपको करने के हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि आपको यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे, वो भी काय में थे, मिली मोल में। तो मैंने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिए। ये कन्वर्शन का मैंने बेसिक यूनिट कन्वर्जन में बताया है कि कैसे कैसे कब कब क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसका वैल्यू आता है 0.3 मोल। आगे मैंने ये देखा कि वॉल्यूम मुझे दे रखा है 13.7 DM3। मुझे बताओ ये वॉल्यूम का वैल्यू आपको पहले दिया है, इसका मतलब आपका ये वाला वॉल्यूम कितना हुआ, V1। ठीक है, आ जाओ इधर। आपको यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय। अब आप लोग खुद सोचो, आपको यहाँ पे इंक्रीज टू नहीं बोला गया है। मैंने आपको लास्ट वाले क्लासेस में एक चीज़ बताई थी, आपको 2 चीज़ों से एग्जामिनर पूछ सकता है। एक तो पूछेगा वॉल्यूम इज इंक्रीज टू, अगर 2 आ जाए मतलब वो आपके वॉल्यूम का वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर ऐसा पूछ ले वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, अगर बाय आ जाए ना तो वो वैल्यू डिफरेंस का होता है। ठीक है, देख लो एक बार, बता देती हूँ। अगर वॉल्यूम इज इंक्रीज टू आ जाए ना, इंक्रीज टू, तो आपको वॉल्यूम का वैल्यू लेने का है। अगर आपको ऐसा आ जाए इंक्रीज्ड बाय, तो आपको डेल्टा वी लेने का है। ये कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज्ड बाय बोला गया है, बाय, इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू डेल्टा वी का है। समझ में आ गया ना, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब हम लोग देखेंगे आगे।
तो निकालते हैं सबसे फर्स्ट केस के लिए वर्क। सबसे फर्स्ट केस के लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मेरे पास तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ। तो आप देखो यहाँ पे आपको प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मली ही है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मली ओनली आ जाए, ओनली मतलब ये आइसोथर्मली ही है, सिर्फ आइसोथर्मली, तो आपको वर्क का ये वाला वैल्यू यूज़ करना है। देखेंगे इधर, तो आपके वर्क का वैल्यू होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, देखो इधर -P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल का वैल्यू कितना दे रखा है -0.3। ठीक है, आपको यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू कितना दे रखा है 2.3 dm³। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि ये रहा मेरा V1 का वैल्यू, ये रहा मेरा V2 का वैल्यू, और वो V2 माइनस V1 करते हैं यहाँ पे। बट आपको पता होना चाहिए इंक्रीज्ड बाय है, मतलब ये वैल्यू डेल्टा V का है, तो आपको यहाँ पे V2 माइनस V1 नहीं करना है, डायरेक्ट डेल्टा V वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे और कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा, वैल्यू आएगा। ये वैल्यू आता है आपका -0.69 dm³ बार। ठीक है, और मुझे एक और बात बहुत अच्छे से पता है कि 1 dm³ बार जो होता है, इसी का मतलब क्या होता है 100 जूल्स। ये वैल्यू हम लोगों ने लास्ट वाले कैलकुलेशंस में भी देखा था कि कैसे क्या हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मुझे ये वाला वर्क सपोज चाहिए जूल में, तो मैं क्या करूँगी -0.69, ये dm³ बार में है, इसको मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगी 100 से, तो जो मुझे वर्क का वैल्यू मिलेगा वो काय में मिलेगा जूल्स में। तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 69 जूल्स। ठीक है, ये रहेगा आपका वर्क का वैल्यू। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आपको अगर dm³ बार में दिया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना आपको उस हिसाब से देना है। अगर जूल में पूछा है तो आप उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। चलिए अब देखेंगे आगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका, अगर आपकी प्रोसेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली आ जाए, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, सेकंड केस बी वाले केस के लिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपकी प्रोसेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली है, और जब भी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली आती है तो आप वर्क का इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करते हो, है ना। आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आपको जो भी अब यूज़ करना है ना, वो यूज़ करना है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है और प्रोसेस कैसा है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में आपको क्या लग रहा है? इस फॉर्मूले में आपको V2 और V1 का वैल्यू लग रहा है। आपको क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू दे रखा है? आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ V1 का ही वैल्यू दिया है और V2 का वैल्यू तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब आपको सबसे पहले V2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो इधर कैसे निकालेंगे हम लोग। मैंने यहाँ ये जाना, आपने मैथ्स में शायद किया भी होगा इस चीज़ को। आपको V1 का वैल्यू दे रखा है 13.7 dm³। V2 का वैल्यू नहीं दिया है, वो मुझे निकालना है क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला पुटअप करना है। तो आपका जो V2 का वैल्यू होता है ना, V2 का मतलब ही होता है V1 प्लस डेल्टा V। ठीक है, V1 प्लस माइनस डेल्टा V होता है, मतलब आप प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। तो देखो इधर यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड, और इंक्रीज का मतलब कौन सा साइन होता है? प्लस साइन। ज़रूरी नहीं कि पेपर में यही आ जाए, हो सकता है आपको वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय आ जाए। अगर वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय आया तो आप यहाँ पे क्या करोगे? माइनस। अभी यहाँ पे क्या किया गया? इंक्रीज्ड, मतलब अब यहाँ पे आप क्या करोगे? प्लस। तो करेंगे इसको प्लस। ये है आपका V1, V1 का वैल्यू है 13.7 प्लस डेल्टा V का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 2.3। तो ये वैल्यू आपका कितना आता है? ये वैल्यू आता है आपका 16 dm³ V2 का वैल्यू। निकल गया V2 का वैल्यू। अब फॉर्मूला करना बहुत आसान है, करेंगे फॉर्मूले को पुटअप। तो मेरा वर्क का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वर्क इज इक्वल्स टू -2.303, बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला है, nRT log की बेस 10 V2 अपॉन V1। ठीक है, करेंगे वैल्यूज पुटअप। -2.303
एंड नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू मिली मोल में लेना है या मोल में, आपको मोल में ही लेने का है। 0.3 मोल्स इंटू आर का वैल्यू कितना होता है 8.314, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, इंटू लॉग की बेस 10 V2 अपॉन V1। V2 का वैल्यू कितना है 16, V1 का वैल्यू कितना है 13.7। क्या मुझे V1 और V2 के वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अपॉन ये दोनों V अपॉन V है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसका वैल्यू सॉल्व कर लेना, जैसा भी ये वैल्यू आएगा बस आपको वो पुटअप करना है। ये वैल्यू आपका आएगा 116.1 जूल से, मैंने कैलकुलेट करके रखा था साइड में, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ये वैल्यू आपका आता है। अब हम लोग आते हैं सी टाइप वाली कैटेगरी में। सी टाइप में आपको बोला गया है वैक्यूम। और याद करो लास्ट वाले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था, अगर पेपर में कहीं पे भी वैक्यूम आ जाए, वैक्यूम इसका मतलब फ्री एक्सपांशन, इसका मतलब आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है 0। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाए, वर्क डन वैक्यूम में निकालना है, फ्री एक्सपांशन का केस है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ जाए ना, आप हमेशा बिना सोचे समझे वर्क का वैल्यू क्या लिखोगे 0, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको तभी बताई थी, मैं लिख देती हूँ कंडीशन। पहली कंडीशन हो सकती है कि आपको पेपर में फ्री एक्सपांशन पूछा जाए, दूसरी कंडीशन हो सकती है आपको पूछा जाए वैक्यूम, तीसरी कंडीशन आपको पूछी जाए एक्सटर्नल प्रेशर 0। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए ना, यहाँ पे तो वैक्यूम आया है, हो सकता है वैक्यूम की जगह ये 2 वर्ड आ जाए, तो आपका वर्क वहाँ पे क्या होता है 0, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब। लाइक और शेयर तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।